हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मैं कमल वास्केले। हमने पिछले वीडियो में देखा था मौर्य साम्राज्य को, जो 322 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 185 ईसा पूर्व के मध्य तक चलता है। उसी के अंदर हमने जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम आज बताने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में जो बताया था मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करे थे, और इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार की बात करने वाले हैं, जिसमें मगध विजय, सेल्यूकस निकटर तथा चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध तथा संपूर्ण भारत की विजय और अंतिम जीवन तथा बिंदुसार की थोड़ी सी जीवन शैली की बात करने वाले हैं। उसके बाद में आगे वाले वीडियो में हमने जो बताएंगे अशोक के अभिलेखों से हम बात होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य चलता है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम भी हमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और भारत के प्रथम सम्राट थे। चंद्रगुप्त के यूनानी स्रोतों के आधार पर उनके 3 नाम मिलते हैं। स्ट्रेबो, एरियन तथा जस्टिस सेंड्रोकोट्स कहा तथा एम्पियानस और प्लूटार्क में एंड्रोकोट्स बताया गया है तथा निर्याकस ने बताया है कि सेंड्रोकोट्स बताया है। 1793 में सर विलियम जोन्स ने बताया कि रॉयल सोसाइटी में उन्होंने स्पष्ट किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। उनके प्रारंभिक जीवन में समकालीन स्रोतों के आधार पर हमें पता चला है कि अंतिम नंद शासक धनानंद जो एक ऐसा राजा था जो प्रजा से कर वसूलता था और जुए, सट्टे और लॉटरी में गवा देता था। तो चाणक्य कौटिल्य ने उनको बताया कि राजन प्रजा से कर वसूलने के बाद उसे प्रजा में ही लौटा देना चाहिए। ये बात धनानंद को पसंद नहीं आती है, तो धनानंद चाणक्य के भरे राज्य में बेइज्जती करता है और बोलता है कि निकल जाओ मेरे राज्य से, और धक्का मार के उनको बाहर निकाल देते हैं। तो चाणक्य कौटिल्य जब नीचे गिरते हैं तो वो ब्राह्मण थे, उनकी शेखा खुल जाती है। तो चाणक्य कौटिल्य उठकर ने संकल्प लिया कि राजन, जब तक तेरे साम्राज्य को समाप्त करके अखंड भारत के अंदर एक महान राजा नहीं ला दूंगा, तब तक मैं ये अपनी शेखा नहीं बांधूंगा। इसी बात से चाणक्य कौटिल्य विंध्याचल के जंगलों की ओर निकलता है और उसी जंगलों में राजकिमल नामक खेल खेलते समय एक बालक से उसकी भेंट होती है। उस बालक से प्रभावित होकर चाणक्य कौटिल्य ने 1000 कापाण स्वर्ण में खरीद लिया तथा उसे तक्षशिला में ले जाकर 7-8 वर्ष तक विविध कलाओं की शिक्षा दी। तत्पश्चात चाणक्य की कूटनीति तथा चंद्रगुप्त के रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का उन्मूलन किया। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार शुरू होता है। पश्चिम उत्तर भारत तथा मगध विजय, कौटिल्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था, परंतु वह पराजित हुआ। उसके बाद कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम राज्यों को यूनानी क्षेत्रों से जीता। तत्पश्चात पुनः मगध पर उन्होंने आक्रमण किया तथा धनानंद के सेनापति भत्साल को पराजित करके आगे निकल आते हैं। मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। उसके बाद में सेल्यूकस निकटर तथा चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जो 305 ईसा पूर्व से 304 ईसा पूर्व के मध्य में चलता है। यूनानी स्त्रोतों से हमें पता लगा है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकटर तथा चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। तत्पश्चात एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस निकटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और दहेज में 4 प्रांत भी उन्होंने दिया, जो एरिया, अराकसुन्स और जेक्ड्रोसिया तथा पेरिपेनिसदाई के नाम से जिसको जानते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने ससुर को सेल्यूकस निकटर को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस निकटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वहां पर वह 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य तक रहता है तथा अपनी भारत विषयक जानकारी अपनी इंडिका नामक रचना में प्रस्तुत करते हैं। सेल्यूकस निकटर तथा चंद्रगुप्त के मध्य विवाह संधि के संबंध में विवरण यूनानी विद्वानों ने दिया था, जो एम्पियानस एवं प्लूटार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वारा संपूर्ण भारत की विजय, प्लूटार्क के अनुसार इस संधि के बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर जम्बूद्वीप भारत को रोन डाला था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैसूर तक
तथा पश्चिम में ईरान की सीमा से में स्थित हिंदुकुश पर्वत के पूरब में बंगाल तक विस्तृत था। अंतिम जीवन का जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र सिंहासन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत नामक पर्वत कर्नाटक चला गया था और वहीं तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर मगध की राजगद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेष्ट या अमित्र घात कहा, तो अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा है तथा परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को बिंदुसार के शासनकाल में हुए 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा डायमेकस से 3 वस्तुएं अंगूरी मदिरा तथा सूखी अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की थी और इसी दार्शनिक की मांग को लेकर डायमेकस ने यह मांग सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के सामने प्रस्तुत की थी। एंटियोकस प्रथम ने मदिरा अंजीर तो बिंदुसार के दरबार में भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया और कहा कि सीरिया में दार्शनिक का विक्रय नहीं किया गया है। सभी वर्णनों से पता चलता है कि मौर्य शासक बिंदुसार तथा सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बिंदुसार के समय मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दिव्यदान से भी हमें ज्ञात होता है कि उसके राज्यसभा में अजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करता था। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।